बच्चों क्लास 9th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने जाना था कि पदार्थ क्या है, जो हमारे चारों ओर चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो पदार्थ हैं। और साथ ही पदार्थ के भौतिक स्वरूप यानी पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ है। और पदार्थ की ये कण कितने छोटे हैं, कणों के लाक्षणिक गुणों के बारे में भी हम लोगों ने बच्चों इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ लिया है। और साथ ही बच्चों यहाँ पर हमने ये भी जाना है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं हम जानते ही हैं। और तीनों अवस्थाओं को जो है विस्तृत रूप से हम लोगों ने समझ लिया है, जान लिया है कि इन तीनों अवस्थाओं में इन अणुओं के कण कैसे होते हैं, कैसे इन अवस्थाओं में स्थान होता है इनके बीच में, और ये कैसे होते हैं। अब बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे वो जो तापमान परिवर्तन का, इन ठोस, द्रव, गैस जो है उनमें तापमान परिवर्तन का या क्या प्रभाव है, या क्या पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं हम। तो जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों की अगर हम बात करते हैं कि 3 पदार्थ जैसे मान लीजिए हैं ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो जल पदार्थ की तीनों अवस्था, जल जो है आपको ये पता ही होगा बच्चों कि पानी वो एक ऐसी जो है लिक्विड है पानी, वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे अब बात करें ठोस के रूप में, तो ठोस के रूप में पानी कैसे पाया जाता है, बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। अगर हम फ्रीजर में जमा देते हैं बर्फ़ जम जाती है। लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं तो पानी जल के रूप में होता है, ये लिक्विड के रूप में। और गैस की अवस्था की बात करें अगर हम, कि गैस की अवस्था में भी क्या पानी पाया जाता है, तो बिल्कुल हाँ, जल वाष्प के रूप में जो है पानी जो है वो गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। तो अवस्था बदलने के दौरान जो है पदार्थ के अंदर जो है वो कुछ परिवर्तन होता है। क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर जो है खोजने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर तापमान परिवर्तन है उसका हम इफेक्ट जो है क्या पड़ रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट के द्वारा की गई चीज़ों को आप इसको घर में भी कर सकते हैं बच्चों, तो इसको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ये जो चित्र दिख रहा है उसमें बीकर में जो है वो बर्फ़ के टुकड़े लिए गए हैं, ठीक है। उसमें जो है थर्मामीटर जो है वो लटका दिया गया है कि थर्मामीटर से उसमें जो है नाप देखते रहेंगे कि बल्ब जो है वो उसका थर्मामीटर का बल्ब जो है उसको छूता रहे। फिर इसके बाद धीरे से जो है यहाँ बर्नर की सहायता से आग जलाएंगे और बर्फ़ को धीरे धीरे गर्म करेंगे। तापमान नोट करते जाएंगे, तो यहाँ पर और तापमान नोट करते जाएंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके जो है उसकी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो इसके अंदर की बर्फ़ रहेगी वो क्या होगी, धीरे धीरे पिघलेगी। पिघलने के बाद क्या होगा, पूरी बर्फ़ जो होगी वो जल में परिवर्तित हो जाएगी। तब उसका तापमान नोट करें जब पूरा जो है बर्फ़ जल में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो ठोस अवस्था, तब उसकी अवस्था तो चेंज हो गई क्योंकि सारी बर्फ़ जो थी वो ठोस अवस्था में थी। तो ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में क्या तापमान का अंतर आया उसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या कीजिए कि एक छड़ लीजिए और उसमें जब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया तो छड़ को लेकर के हिलाते हुए गर्म करते जाएंगे। और कब तक गर्म करते जाएंगे बच्चों, जब तक कि पानी उबलने ना लगे। तो यहाँ पर फिर इसके बाद जब ऐसा होने लगेगा, तो जब उबलने लगेगा तो पानी जो है जल वाष्प के रूप में जो है वो बनने लगेगा। तो उस अवस्था में भी टेम्परेचर नोट करिए कि थर्मामीटर पर बराबर से नज़र रखिए और उस टेम्परेचर को नोट कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि ठोस के तापमान को जब हम बढ़ाएंगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती जाती है। तो गति में जो उसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ने के कारण क्या होगा बच्चों, कि कण में कंपन होने लगेगा और बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी वो कंपन करने लगेंगे। और ऊष्मा के द्वारा जो दी गई ऊर्जा है वो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको धीरे धीरे करके जो है वो तोड़ती जाएगी, आकर्षण बल को पार करती जाएगी। और जो कण होंगे वो नियत स्थान को छोड़ करके स्वतंत्र होते जाएंगे और गति करने लगते हैं। तो और ऐसी अवस्था आएगी, जब लास्ट तक ऐसी अवस्था आएगी कि जब ठोस जो है वो सारा पिघल करके जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव में बदल जाता है वह इसका क्या कहलाता है बच्चों, गलनांक कहलाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, न्यूनतम तापमान पर ठोस जब पिघल करके द्रव में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। यानी वास्तव में होता क्या है कि किसी ठोस का गलनांक जो है उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दिखाता है। जैसे ही आकर्षण बल टूटेगा, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, वीक होगा, तो उसके कण जो है वो मूवमेंट करने लगेंगे। तो अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे हम चूँकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बर्फ़ की, जो कि आपके घरों में आसानी से उपलब्ध है, तो उसका गलनांक जो होता है वो है 273.15 के या 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो वो न्यूनतम तापमान रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पर ठोस जो है वो पिघल करके द्रव में बदल जाएगा। फिर उससे जैसे ही यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर क्या होगा कि गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को ही क्या कहा जाएगा, संगलन की क्रिया भी कहा जाता है। अब किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान जो रहता है, अगर ठोस कोई गल रहा है तो उसकी गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। यानी जब बर्फ़ जो है पिघल रही थी, आप देखेंगे टेम्परेचर जो है वो पूरा वही रहेगा, कब तक, जब तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल जाती है। तो यानी टेम्परेचर जो रहता है या तापमान जो रहेगा समान होगा। तो अब ऐसे में जो हम उसमें ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं नीचे से, तो वो आखिर गई कहाँ। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब हम नीचे से तो गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है आखिरकार। टेम्परेचर तो तब बढ़ना चालू करेगा जब 0 डिग्री सेल्सियस या पूरा लिक्विड फॉर्म में बदलने के बाद जो है वो, तब इसके बाद फिर वो टेम्परेचर बढ़ेगा। तब इसमें होता क्या है बच्चों कि गलने की जब प्रक्रिया के दौरान आप ध्यान देंगे कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती है, तब तक तापमान जो है वो निश्चित वही जो तापमान रहता है वही 0 डिग्री टेम्परेचर ही रहता है। तापमान नहीं बदलता है। और बीकर को ऊष्मा, जबकि हम तो उसमें नीचे से जो है बर्नर जला करके ऊष्मा प्रदान ही कर रहे हैं, तब क्या होता है बच्चों कि ऊष्मा का उपयोग जो है कहाँ होता है, तो वास्तव में ऊष्मा का उपयोग जो हो रहा है वो पारस्परिक जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में प्रयोग हो रहा है पदार्थ की, ताकि अवस्था बदल जाए। तो यहाँ पर तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि ऊष्मीय ऊर्जा जो है, जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसको बर्फ़ क्या कर ले रही है, अवशोषित कर ले रही है, और सीधे सीधे जो है अवशोषित करती जा रही है। तो यह माना जाता है बच्चों कि ये बीकर में ली गई जो सामग्री में छुपी हुई रहती है, ये ऊष्मा जो अवशोषित करती है, इसे ही क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो यहाँ गुप्त ऊष्मा से अभिप्राय, यहाँ पर इसका नाम गुप्त क्यों दिया गया, क्योंकि वो छुपी हुई ऊष्मा है। अब वायुमंडलीय, अगर वास्तव में कहा जाए कि क्या है ये चीज़, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, ठीक है, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों को ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि वो ऊष्मा जो हम दे रहे थे वो कहाँ जा रही थी, वो गुप्त ऊष्मा के रूप में जो है वो बर्फ़ में चली जा रही थी, अंदर छिपी जा रही थी। ठीक है, तो ये जो है वो गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अब जब हम उस जल में ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं तो कण जो है अधिक तेज़ी से धीरे धीरे करके क्या करेंगे, बॉन्ड टूटता जाएगा, तो धीरे धीरे से अधिक तेज़ी से वो गति करते रहेंगे और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में जो है जो लिक्विड चीज़ें हैं वो क्या होंगी, गैसों में बदलना चालू हो जाएंगी। तब क्या होगा बच्चों, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान अब बदलना तो चालू हो रही, तो वो भी वहाँ पे भी तो टेम्परेचर देखिए चेंज हो रहा है, तो वो भी एक टेम्परेचर होगा कि कब ऐसा हो रहा है कि जो कण आपस में से बंध टूट गया है उनका और वो आपस में से एकदम फ्री हो गए हैं और स्वतंत्र हो गए हैं और सीधे सीधे गैस में बदलना चालू हो रहे हैं, तो ऐसा एक टेम्परेचर होगा। तो अगर हम बात करें उस टेम्परेचर की बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, तो अगर हम उस टेम्परेचर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, तो वह टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। अगर हम बात करें द्रव की, लिक्विड के लिए, तो द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। अगर हम पानी जो है पूछे कि पानी का क्या क्वथनांक होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है उसका क्वथनांक होगा। यानी अगर हम इसको केल्विन के रूप में नापेंगे तो 373 केल्विन जो है वो जल के लिए जो है वो तापमान है या क्वथनांक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि जो अवस्था है वो परिवर्तित हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ठोस अवस्था है, यहाँ चित्र में आप देख ले रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। ठोस अवस्था है, उसको अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, तो द्रव अवस्था में बदल जा रही है, और फिर उस द्रव अवस्था को और गर्म कर रहे हैं या ऊष्मा दे रहे हैं तो गैसीय अवस्था में बदल जा रही है। इसका अपोजिट भी होता है, यानी अगर मान लो जलवाष्प है, उसको अगर हम ठंडा करेंगे, शीतल करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा, और उस द्रव को अगर हम जमा देंगे और ठंडा करेंगे तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। यहाँ देखिए तीर का निशान दोनों तरफ से है, यानी ये प्रक्रिया जो है वो दोनों तरफ से हो सकती है या हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि तापमान बदल करके हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। यही था हमारा अध्ययन बच्चों कि क्या तापमान परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो तापमान परिवर्तन का बच्चों निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, और तापमान बदल करके हम पदार्थ को उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको।
अब बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया कि गर्म करने पर हम पदार्थ की अवस्था बदलेंगे तो ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि द्रव अवस्था में जाते ही नहीं है, सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ ऐसे पदार्थों की, तो अगर हम कपूर को देखें बच्चों, या अमोनियम क्लोराइड को ले लें, तो वो ऐसा ही पदार्थ है जो सीधे जो है वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है लिया गया है और उसको जो है गर्म करते हैं चीनी मिट्टी की प्याली में लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चीनी की मिट्टी की प्याली में लेकर के इसको जब हम गर्म करते हैं, इसके ऊपर एक कीप को उल्टा रख देते हैं और कीप के ऊपर ही सिरे पर जो है वो बंद करने के लिए रुई का टुकड़ा रख देते हैं और धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों कि ये जो है लिक्विड में बदलेगा ही नहीं, बल्कि सीधे सीधे जो है ठोस अवस्था से जो है वो सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया इसकी चालू हो जाएगी। तो ऐसी प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जिसमें गैस ठोस अवस्था से जो है वो सीधे गैस अवस्था में जो है पदार्थ बदल जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाएगी। समझ में आया बच्चों? ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस अवस्था से जो है सीधे गैसीय अवस्था में पदार्थ का बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसके अपोजिट प्रक्रिया बच्चों, इसके अगर अपोजिट प्रक्रिया की बात करें अगर हम, यानी कि ठोस को जो है ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और अगर इसका अपोजिट यानी गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया की बात करें तो क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। तो आपने ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण समझ लिया कि ऊर्ध्वपातन क्या है और निक्षेपण क्या है। गैस से सीधे अगर ठोस में बदल जा रही प्रक्रिया तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निक्षेपण कहलाएगी, अगर कोई पदार्थ गैस से सीधे ठोस में बदल जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जाना कि ताप परिवर्तन से जो है वो क्या प्रभाव पड़ रहा है, अवस्था परिवर्तित हो रही है पदार्थ की कि नहीं। इसी तरीके से बच्चों हम दाब परिवर्तन का भी प्रभाव देख सकते हैं कि क्या हम दाब परिवर्तन करते हैं तो उसमें भी क्या पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने बच्चों भी जब चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने जाना था कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो वास्तव में गैस होती है, मगर वो लिक्विड के रूप में एलपीजी गैस जो हमारे सिलेंडरों में भरी होती है, तो उसमें गैस पे ही इतना दबाव आता है, दबाव इतना ज़्यादा पड़ता है कि वो धीरे धीरे करके जो है वो गैस से जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यानी उसका संपीड़न जो है करते करते वो लिक्विड फॉर्म में बदल जा रही। तो यानी अवस्था परिवर्तन होता है, तीनों अवस्थाओं में जो है वो उसमें परिवर्तन होता है दाब में, चूँकि हम इसमें दाब लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी सिलेंडर में भरी गैस का दाब लगाने पर संपीड़न करने पे क्या हो जाएगा? उनके कणों के बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? वो घटती जाएगी। यहाँ चित्र आप देख रहे होंगे, पदार्थ को समीप लाया जा रहा है पिस्टन की सहायता से चित्र में, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब दाब बढ़ने और तापमान के घटने से, अब जब दाब को बढ़ाया जा रहा है और टेम्परेचर कम कर दिया जा रहा है तो गैस जो है वो लिक्विड अवस्था में आ सकती है। तो CO2 गैस के बारे में आपने जाना होगा बच्चों, उच्च दाब पर इसको संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में ही बदल जाती है। तो आपने जाना होगा कि ठोस जो है CO2 है उसको क्या कहा जाता है? वो शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगर हम बात करें शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। और ये सीधे जो है वो गैसीय अवस्था में जो है पहुँच जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस द्रव गैस जो है वो दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं, यानी उनकी अवस्था जो है परिवर्तन हो सकता है ताप बढ़ाने पर भी और दाब पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बना हुआ है चित्र उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे तीनों अवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। ठोस अवस्था है तो अगर हम यहाँ पर ठोस अवस्था में देखिए, अगर ठोस अवस्था है उसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? वो द्रव में बदलेगी, द्रव से उसको वाष्पीकरण होगा तो इसके बाद वो गैसीय अवस्था में आ जाएगी। और गैसीय अवस्था से जो है अगर उसका निक्षेपण किया जाएगा तो वो किस में चली जाएगी? वो सीधे ठोस की अवस्था में चली जाएगी। अगर ठोस की अवस्था से वस्तु जो है वो सीधे गैस में बदल रही है, यानी वो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहला रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वो गैसीय अवस्था में बदल जा रही है। अब गैसों का संघनन कर दिया जा रहा है, तो संघनन करने पर जो है वो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी आ जाती है। ये देखिए आप सेकंड वाला जो है उल्टा चित्र जो इसमें तीर का निशान जिस तरफ बताया जा रहा है वैसा देख रहे होंगे, जो कि हमारे LPG गैस वगैरह में होता है। तो गैस जो है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है और द्रव को ही अगर जमा दिया जाता है तो वो ठोस की अवस्था में
आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है। तो इस तीनों अवस्थाओं में जो है वो पदार्थ का रूपांतरण हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम चैप्टर में वाष्पीकरण बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो, चैप्टर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री है तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।